एवरीवन, दिस इज़ गगनदीप सिंह। और अब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का मनी एंड क्रेडिट एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस चीज़ से। तो देखिए, आज की तारीख में अगर बात करें तो मनी को हम किसी भी ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। इसने मनी ने आकर हमारी जो बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स थी उसको हटा दिया है। तो पहले याद करते हैं बार्टर सिस्टम क्या था, जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी यूज़ करे। जैसे मान लीजिए किसी को सब्जियाँ चाहिए, एक ए इंसान को सब्जी चाहिए और बी इंसान पे सब्जी है, और बी इंसान को शूज़ चाहिए, ए इंसान पे शूज़ हैं। तो ए को वेजीज चाहिए और बी को शूज़ चाहिए। अब ए पे शूज़ है और बी पे वेजीज़ है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये बार्टर सिस्टम था। इसमें दोनों पार्टीज़ को एग्री करना पड़ेगा कि उनको क्या चीज़ एक्सचेंज करनी है, दोनों के पास हो। यानी उन दोनों का पास वो चीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए। तो इसी को हम बोल देते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अब ऐसा हमेशा तो हो नहीं सकता। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया, जो बार्टर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ मनी। तो मनी आजकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो रहा है। तो अगली चीज़ आती है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है क्या। तो पहले तो ग्रेन्स, कैटल, मेटल ये भी यूज़ हो जाता था। फिर गोल्ड सिल्वर के सिक्के वगैरह यूज़ होने लग गए। आजकल करेंसी हो गई है यूज़, जैसे कॉइन्स होते हैं या पेपर नोट होते हैं। तो दैट इज़ यूज्ड एज अ मनी। इंडिया में रुपी है जो लीगल करेंसी है। तो कोई पूछे करेंसी क्या है, तो करेंसी ऑथोराइज्ड होती है सरकार के द्वारा और उसे इशू करते हैं इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपी इंडिया में लीगल टेंडर है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, लेने से मना नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ ये एक लीगल टेंडर की तरह बिहेव करता है। आपको कहीं भी पेमेंट करनी है तो कोई मनी को डिनाई नहीं कर सकता। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। अब एक लाइन है कि मॉडर्न करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं या उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और सरकार ने उसको लीगल टेंडर बना रखा है, पर उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो पैसा हम आज यूज़ कर रहे हैं ना, पेपर नोट्स वगैरह, उसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी मटेरियल की वैल्यू है। जैसे गोल्ड का अगर कॉइन हो तो गोल्ड की अपने आप में वैल्यू है, पर हमारा जो करेंसी का नोट है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर माना है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई जन अभी इसको मना नहीं कर सकता पेमेंट के लिए, इसलिए उसकी वैल्यू है। मतलब उसकी खुद के नोट की वैसे वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू क्योंकि सरकार ने उसको वैल्यू दे दी है। जैसे 500 रुपये का एक नोट एक पेपर ही है, उस पेपर की कोई 500 रुपये की वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू 500 की इसलिए हो गई क्योंकि सरकार ने उसको या आरबीआई ने उसको लीगल टेंडर घोषित कर दिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ने उसे घोषित करा है। यानी उसको पेमेंट के लिए कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, उसको हर ट्रांजेक्शन में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसका ही वैल्यू हो गई। जैसे आप याद करिए डीमोनेटाइजेशन का टाइम, जब नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया तो उसके बाद उस नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, क्योंकि सरकार ने उसे लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया। यानी जब तक सरकार उसे लीगल टेंडर मानेगी, आरबीआई उसे लीगल टेंडर मानेगा, तो फिर उसकी वैल्यू है। यानी उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये एक मेन बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, डिपॉजिट्स विद बैंक। देखिए, अब लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं ताकि वो सेफ भी रहे और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी बैंक देता है। अब कुछ तो डिपॉजिट ऐसे होते हैं जो आप कुछ साल तक निकाल नहीं सकते, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। पर कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिसे आप कभी भी निकाल सकते हो, तो उसको हम बोल देते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट हैं जो विड्रॉ किए जा सकते हैं ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर एंड एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। यानी डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट हैं जो इंसान कभी भी विड्रॉ कर सकता है, या जो जिसने डिपॉजिट किए वो डिपॉजिट को विड्रॉ कभी भी कर सकता है बिना किसी नोटिस के और किसी भी समय। तो जैसे सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो एक तरीके से डिमांड डिपॉजिट होते हैं हमारे। अब इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पैसे को कस्टमर अपनी डिमांड से कभी भी निकाल सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से पैसा ही है,
क्योंकि आप इसे कैश में भी विड्रॉ कर सकते हो, या आजकल तो डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, या जो आपकी बुक में है चेक से कर सकते हो। तो चेक क्या है? चेक एक रिटन ऑर्डर है जो बैंक को दिया जाता है कि आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इसको में बिना कैश को यूज़ करे आप सेफली पेमेंट्स कर सकते हैं, तो दैट इज़ कैश, सॉरी दैट इज़ चेक। अब चेक में ध्यान रखें, आपकी बुक में एक चेक बना है, उसमें चेक नंबर वगैरह क्या होता है ये आपको सब याद करना है, तो इस चीज़ को याद करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्रेडिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्रेडिट का मतलब हुआ किसी को पैसे बोरो करना, देना मतलब। तो क्रेडिट मीन्स बोरिंग मनी, गुड्स या सर्विसेज विद अ प्रॉमिस कि आप उसे लेटर रीपे कर दोगे। अब क्रेडिट से क्या होता है, मतलब पैसे किसी से उधार लेने से क्या होता है कि बोरोवर अगर उससे कमा ले तो उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। मतलब जब आप किसी से लोन लेते हो या मनी बोरो करते हो तो किस किस टर्म्स पे बात होती है, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कि आप कितना इंटरेस्ट दोगे उस पैसे पे, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो, रीपेमेंट मेथड की किस तरीके से आप उसे पे करोगे, और कोलेटरल। कोलेटरल मतलब हो गया कोई ऐसा एसेट जिसे आपने सिक्योरिटी की तरह रखा है, जैसे कोई ज़मीन या सोना जो आपने सिक्योरिटी की तरह रखा है कि अगर मैं भाई ये पैसे ना दे पाऊँ तो मेरा कोलेटरल बेच के आप अपना लोन का पैसा सेटल कर लो, तो दैट इज़ नोन एज कोलेटरल। अब आता है क्रेडिट अरेंजमेंट्स किस तरीके के हो सकते हैं। तो इंसान मनी लेंडर से पैसे ले सकता है जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जनरली ये कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है या कोई मनी लेंडर हो सकता है, इस तरीके से। फिर कोई ट्रेडर हो सकता है, वो आपको पैसे देगा, ये कह के देगा कि भाई तुम पैसे ले लो, पर जिस फार्मर को देगा कहेगा तुम मुझे ही अपना क्रॉप बेचना सस्ते में, थोड़े कम प्राइस में। पर फार्मर का पैसे फ़ायदा हो रहा होता है उस समय कि वो क्रॉप लगा सकता है, तो वो ले लेता है। या फिर आते हैं बैंक, एक फॉर्मल सेक्टर, मतलब बैंक जो सरकार जिसे रेगुलेट कर रही है, ये कम इंटरेस्ट में लोन दे देते हैं और इनका रीपेमेंट टर्म भी ईजी होता है। कई बार एम्प्लॉयर्स भी अपने वर्कर्स को पैसे दे देते हैं जो काम कर करके अपना पैसा चुकाते हैं फिर। या कोऑपरेटिव्स होते हैं जो कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये चीप क्रेडिट देते हैं फार्मिंग वगैरह के लिए, छोटे बिजनेस के लिए। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब है दो सेक्टर आ गए, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर होगा जिसमें बैंक है, कोऑपरेटिव्स हैं, जिसको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कोऑपरेटिव में बोला कई लोग मिलके कोऑपरेटिव बना रखे हैं, लेकिन वो सुपरवाइज किए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बड़ा फॉर्मल काम हो रहा है, सरकार की निगरानी में काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोन मिलता है कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए जाते हैं हर चीज़ के। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, कोई लैंडलॉर्ड हो गया, कोई दोस्त हो गया आपका, इसको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, और ये लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा ही करेंगे, पर या चांसेस आर देयर, क्योंकि ये बिना कोलेट्रल के भी आपको पैसा दे देते हैं, तो ये इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब आता है कि नीड क्या है फॉर्मल क्रेडिट को एक्सपैंड करने की। देखिए, इनफॉर्मल लोन जैसा मैंने आपको बताया जनरली महंगे होते हैं, इससे इंसान की इनकम कम हो रही है, सेविंग कम हो रही है। लेकिन अगर फॉर्मल सेक्टर देगा तो कम इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो ये फ़ायदा होगा। इसलिए बैंक को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि चीप लोन अवेलेबल हो, यानी जो क्रेडिट हो, उधार हो, वो अफोर्डेबल हो, ताकि छोटे फार्मर, छोटे बिजनेस ये भी अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर सकें। अब एक बात बैंक को लेके आपको मेरे को और बतानी रह गई थी कि बैंक क्या करते हैं, जो आप पैसा उनमें जमा करते हो उसमें से कुछ पोर्शन तो वो रखते हैं ताकि कोई विड्रॉ करने आए तो उसके पास पैसा हो, पर एक मेजर पोर्शन वो लोन में दे देते हैं। बैंक हमें भी एक इंटरेस्ट देता है कि हमने पैसे जमा करे, और जिनको लोन लेता है उनसे भी इंटरेस्ट लेता है, उनसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जो ज़्यादा लेता है उसमें फिर कुछ तो उन्हें हमें देना होता है वापस, तो जो पैसा बचता है वही बैंक की कमाई होती है जो उसके वर्किंग में उसको काम करती है। यानी बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में। अब इसमें एक बात हमें और देखनी है कि जो क्रेडिट है ना, उसकी भी दो सिचुएशन होती हैं। अगर आपने किसी से क्रेडिट लिया, लोन लिया, आपने उसे अपने बिजनेस में लगाया और बिजनेस चल गया, सब कुछ अच्छा रहा, तो आप अच्छा कमा लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी फार्मर ने सपोज लोन लिया, उसने फसल लगाई और ख़राब मौसम की वजह से वो फसल ख़राब हो गई, तो वो उधार में डूब जाएगा। फिर वो अगर और लोन लेगा, उसकी आगे काम करे और सही नहीं काम चला तो और उधार में डूब जाएगा। तो मतलब वो उधार में आता चला जाएगा, उस उधार को चुकाने के लिए उसे उधार लेना पड़ेगा, यानी वो एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा। तो दो कंडीशन रहती हैं, इससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, डेट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
अगला टॉपिक हमारा आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs फॉर द पुअर। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली 15 से 20 लोग का एक ग्रुप होता है जो लगातार पैसे सेव करते हैं। ये छोटा छोटा अमाउंट लगातार सेव करते हैं। ये सेविंग बैंक अकाउंट में जमा होती है। मेंबर स्मॉल लोन एक दूसरे को भी देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, तो उनका फ़ायदा रहता है। 1-2 साल बाद जब बैंक देखता है लगातार ये लोग पैसे जमा कर रहे हैं, यानी ये ट्रस्टेड लोग हैं, तो इनको बिना कोलेट्रल के भी एक रीज़नेबल इंटरेस्ट पे बैंक पैसे दे देता है। तो ये भी एक अच्छी बात होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। यानी रेगुलर सेविंग के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से भी लोन ले सकता है, और बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता भी है बिना कोलेट्रल के। और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप ये लोन को अपने मेंबर्स में बांट सकता है, प्रॉपर टर्म्स तय करके कितने टाइम में वापस किया जाएगा और कितने इंटरेस्ट पे वापस किया जाएगा। अब अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो इसकी वजह से सबसे फ़ायदे की बात है कि विमेन को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि विमेन इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं। इससे रूरल डेवलपमेंट भी हुई है। जो मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंस थी वो कम हुई है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो ये चीज़ें फ़ायदा हुआ है। रूरल एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप की इम्पोर्टेंट ये भी है कि, थोड़ा ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कि पुअर पीपल के पास कोलेट्रल नहीं होता, बैंक उनको डायरेक्ट लोन नहीं देना चाहता। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है, एक ब्रिज की तरह एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बैंक एंड द पुअर पीपल। तो इससे फ़ायदा रहता है, जिस वजह से होता क्या है कि विमेन भी एम्पावर हो रही हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है, वो भी मिलके काम करके कमा रही हैं। तो ये सब फ़ायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अब ये बात ध्यान रखें, सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई बैंक नहीं है, ये थोड़ा एक इनफॉर्मल ग्रुप ही है। इसको कोई आरबीआई कंट्रोल नहीं कर रहा है, पर इसका कामकाज देखकर बैंक इसे सपोर्ट कर देता है, बैंक इसको पैसे दे देता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्पायर्ड हुए हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से, जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था। तो ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिविजन था। थैंक यू एवरीबडी। मेन आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये ज़रूर है कि ये एक क्विक रिविजन इस चीज़ के लिए है कि आपको चैप्टर में क्या है पता चल जाए, बट मेक श्योर कि आप इसकी बुक की रीडिंग ज़रूर करें। बुक की रीडिंग को, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि कोई अगर देखना चाहे तो। यप, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबडी।